दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव आप सभी का IT स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो मेरा वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और थोड़ा लंबा भी होगा, क्योंकि मैं आपको जो राजस्थान में गवर्नमेंट ITI और प्राइवेट ITI में इस साल एडमिशन होने वाले हैं उसकी जो विवरणिका जारी की गई है उससे रिलेटेड है। क्योंकि ये वीडियो आपको देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम ITI के लिए अप्लाई करते हैं स्टूडेंट या उसके पेरेंट्स, तो विवरणिका में क्या चीज़ लिखी हुई थी उसको अधिकतर नहीं पढ़ा जाता और उसके अंदर ज्ञान की कमी या नॉलेज की कमी होने की वजह से कई गलतियां हो जाती हैं, जिससे कि बाद में जाकर के बच्चे को अफसोस होता है कि क्यों नहीं उसका गवर्नमेंट ITI में एडमिशन हुआ। तो हम शुरू करते हैं। इसमें राजस्थान सरकार का जो विभाग है कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग, जिसको अंग्रेजी में स्किल प्लानिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं, के द्वारा प्रावधान शिक्षा निर्देशालय जो ITI का हेड ऑफिस है राजस्थान प्रशिक्षण शाखा जोधपुर की तरफ से राजकीय और प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रवेश एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु विवरणिका एवं निर्देश सत्र 2020-2021 एक जारी की है, जिसकी संदर्भ सूची यानी कि इंडेक्स यहाँ पे दे रखा है। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं। कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी जल्दी आपको चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आपको चीज़ें जल्दी भी क्लियर हो जाएं और गलतियाँ आपकी कम से कम हो और हमारा वीडियो में टाइम भी कम से कम लगे। तो इसके अंदर जो हमारा इंडेक्स है उसके अंदर पहला पॉइंट है प्रस्तावना, दूसरा है प्रवेश के लिए सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया, तीसरा है प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता, चौथा है योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी, प्रवेश में आरक्षण के प्रावधान, संस्थान में व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया, प्रथम चरण द्वितीय चरण रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया, अपवर्ड मूवमेंट हेतु प्रक्रिया, तृतीय चरण अंतिम आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना, इंटरनल स्लाइडिंग, अन्य सामान्य अनुदेश व अनुशासनात्मक नियम, प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों की को सुविधाएं, राजकीय ITI में प्रशिक्षण व अन्य शुल्क, छात्रावास शुल्क और प्रवेश अनुमति प्राप्त प्राइवेट ITI में प्रशिक्षण शुल्क और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम योग्यताएं। इसके अंदर कुछ परिशिष्ट भी लगे हुए हैं जिनको आपको हो सकता है फ़ोटोकॉपी करा करके और भरवा के सबमिट करना पड़े। जिसके अंदर पहला है सैनिकों के आश्रितों द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र, दूसरा है अनुसूचित जाति जनजाति यानी कि SC ST, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, नॉन क्रीमी लेयर अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप, तीसरा है इसमें नॉन क्रीमी लेयर संबंधित प्रश्न पत्र शपथ पत्र का प्रारूप, और लास्ट है इसमें नाम व उपनाम में अंतर होने बाबत शपथ पत्र का प्रारूप। तो ये हमारा विवरणिका का इंडेक्स है। इसके अंदर पहला जो पॉइंट है प्रस्तावना है। इस प्रस्तावना को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा जो सोच के आता है और जो उसके अंदर हमारे ITI का जो नियम है रूल हैं और किस काम के लिए आपको ITI करनी है उसके बारे में थोड़ा सा इसके अंदर लिखा हुआ है। तो पहला प्रस्ताव के अंदर है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि ITI में शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, जो कि हमारी क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम कहलाती है, का क्रियान्वयन किया जाता है। इस योजना अंतर्गत राष्ट्रीय व्यवसाय परिषद प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCVT एवं राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद SCVT, यानी कि ITI हमारी दो पद्धतियों में होती है, जो एक NCVT कहलाती है और एक SCVT के निर्धारित 6 माह व 1 व 2 वर्षीय इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के निम्न उद्देश्य हैं, जिसमें पहला है उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप कौशल प्रदान करना यानी कि स्किल प्रदान करना, जो कि हमारी जो इंडस्ट्री होती है उसके अनुसार होता है। दूसरा हो तकनीकी और औद्योगिक अभिव्यक्ति उत्पन्न कर स्वरोजगार के लिए सक्षम बनाना, यानी कि जो स्टूडेंट है वो ITI करने के बाद जो आगे सीख करके स्किल लेने के बाद वो अपना रोजगार खुद का खोल सकता है, कंपनी डाल सकता है। तीसरा है औद्योगिक उत्पादन की गुणवत्ता मात्रा व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण देना। चौथा है प्रशिक्षणार्थियों को ज्ञान के साथ साथ कौशल अर्थात कार्य को स्वयं द्वारा संपादित करने की सक्षमता प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण की अवधि में प्रतिदिन लगभग 8 घंटे नियमित रूप से कार्य करना होता है। यह प्रशिक्षण मेहनत का है तथा प्रशिक्षण की अवधि में एवं प्रशिक्षण के पश्चात रोजगार में हर प्रकार का रखरखाव सफाई और मेहनत का कार्य करना पड़ता है। अतः अभ्यर्थी प्रवेश के लिए आवेदन करने से पहले इस संबंध में यह निश्चित कर ले कि वह व्यवसाय प्रशिक्षण का इच्छुक है, यानी कि टेक्निकल एजुकेशन लेने का इच्छुक है तथा उसे अपनी जीविकोपार्जन का माध्यम बनाना चाहता है। तो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आप जो है ITI करने के बाद गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब उसी के लिए एलिजिबल हैं, आप अपना खुद का काम भी कर सकते हैं।
2 वर्षीय इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रशिक्षण पूर्ण कर प्रशिक्षणार्थी डिप्लोमा पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकता है। यानी कि जो बच्चा 2 साल की ITI करता है वो आगे हायर एजुकेशन में पॉलिटेक्निक में जाकर के एडमिशन ले सकता है, जिसमें उसको सेकेंड ईयर में प्रवेश मिल सकता है। 8वीं तथा 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात 2 वर्ष के NCVT कोर्स में प्रशिक्षण करने पर क्रमशः 10वीं तथा 12वीं यानी कि 8वीं से अगर बच्चा 8वीं करके आया है और वो 8वीं से रिलेटेड ट्रेड में एडमिशन लेके पास करता है तो वो 10वीं के लिए एलिजिबल होता है। और 10वीं वाला जो अगर 10वीं पास करके आता है और फिर ITI में एडमिशन लेता है 2 साल की ट्रेड के अंदर, तो वो 12वीं कक्षा की समकक्षता हेतु आवेदन कर सकता है। यानी कि उसको 12वीं की कुछ परीक्षाएं दे करके वो 12वीं की सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकता है। राज्य सरकार द्वारा प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित अन्य कोई भी आदेश जारी करने पर यह तुरंत प्रभाव से इस प्रक्रिया पर लागू किया जा सकता है, यथा संस्थानों की संख्या, सीटों की संख्या, आरक्षण के प्रावधान, सामान्य नियम इत्यादि हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें प्रवेश के लिए सामान्य सूचना एवं आवेदन प्रक्रिया। इसके अंदर पहला पॉइंट है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी कि ITI में प्रवेश हेतु नोडल एजेंसी प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय प्रशिक्षण शाखा राजस्थान W6 गौरव पथ जोधपुर, जो कि हेड ऑफिस है डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग विंग कहलाता है, जोधपुर में इसका ऑफिस है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के विभिन्न इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों की निर्धारित प्रवेश क्षमता की अंतरिम सूची यानी कि सीट मैट्रिक्स, यानी कि किस ITI में किस ट्रेड के अंदर कितनी सीटें उपलब्ध होती हैं, विभागीय वेबसाइट http://livelihoods.rajasthan.gov में दी गई है। इन प्रवेश स्थानों की संख्या में बिना पूर्व सूचना की कमी या वृद्धि की जा सकती है, जो कि DGT दिल्ली के द्वारा सूचना मिलने पर होती है। सत्र 2020-21 में राष्ट्रीय एवं राज्य व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद यानी कि NCVT और SCVT से संबद्धता प्राप्त संस्थानों, व्यवसाय व प्रवेश क्षमता के अनुसार ही प्रवेश दिया जाएगा। ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म में संस्थान व व्यवसाय का ऑप्शन भरने से पूर्व अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम अपडेटेड जानकारी प्राप्त करे। तदुपरांत ही ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म में प्रविष्टियाँ करें, यानी कि ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे और वो विभाग की वेबसाइट पे जाकर के नवीनतम जो जानकारी है उसके बारे में जानकारी लेकर ही फॉर्म भरे। दूसरा पॉइंट है इसमें केंद्रीकृत यानी कि सेंट्रलाइज ऑनलाइन प्रवेश की संपूर्ण प्रक्रिया 8वीं तथा 10वीं उत्तीर्ण योग्यता वाले व्यवसायों हेतु की जाएगी। यानी कि 8वीं पास और 10वीं पास जो बच्चे हैं वो इसके लिए एलिजिबल होगा। DGT नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आधार नंबर, यूनिक मोबाइल नंबर व ईमेल ID होना आवश्यक है, क्योंकि ये 3 चीज़ें अगर नहीं होंगी तो बच्चे का फॉर्म भरना पॉसिबल नहीं होगा। और बच्चे को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये तीनों चीज़ जो उसका मोबाइल नंबर है और मेल ID वो ऐसा होना चाहिए जो उसके पास ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद भी चालू रहे, और मेल ID का पासवर्ड उसके पास सही होना चाहिए, जिससे कि मेल पे जो सूचनाएं आती हैं उसको समय समय पे मिलती रहे। जिन्हें प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ से प्रशिक्षण पूर्ण होने तक क्रियाशील रखना भी आवश्यक है, यानी कि मोबाइल नंबर और मेल ID उसका चालू रहना चाहिए। आवेदन करना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में यानी कि ITI के विभिन्न इंजीनियरिंग व नॉन इंजीनियरिंग व्यवसायों में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को वेबसाइट hte.rajasthan.gov.in अथवा sso.rajasthan.gov.in पर आवेदन हेतु ऑनलाइन आवेदन का निर्धारित शुल्क 100 रुपये सामान्य अभ्यर्थी और 75 रुपये SC/ST अभ्यर्थियों हेतु का शुल्क जमा कराकर ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। यानी कि हमारा जो एडमिशन का प्रोसेस है वो सारा ऑनलाइन ही होगा, इसके अंदर ऑफलाइन कोई भी काम नहीं होगा। आवेदन की प्रक्रिया में 100 रुपये प्रोसेसिंग फ़ीस भी जमा करानी होगी। आवेदन पत्र सबमिट होने पर आवेदन को इसकी सूचना पोर्टल पर नो योर स्टेटस ऑप्शन, यानी कि पोर्टल पे आप जाएंगे तो वहाँ पे नो योर स्टेटस ऑप्शन मिलेगा, पर प्राप्त होगी। नाम व उपनाम में अंतर की अवस्था में परिशिष्ट 4 का उपयोग करें। यदि किसी बच्चे के 10वीं कक्षा की जो मार्कशीट है उसके अंदर नाम कुछ और है और वो कुछ और नाम भरता है, या उसके नाम में परिवर्तन है, जैसे उसके सर्टिफिकेट्स होते हैं, जाति प्रमाण पत्र उसके और जो होते हैं
उसके अंदर अगर अंतर है तो वो उसको चौथा परिशिष्ट भर के देना पड़ेगा और बाद में उसको ठीक कराना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो ITI की मार्कशीट मिलेगी वो 10th की मार्कशीट के ऊपर जो नाम होता है उसी के आधार पर नाम चलता है आगे, उसी के हिसाब से बनती है। तो कोशिश करें कि आपका जो नाम आप जो भरें ऑनलाइन फॉर्म भरते समय वो आपकी 10वीं की मार्कशीट में जो नाम है, आपके पिताजी का नाम है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो वही होनी चाहिए। इसमें अगर राम किशोर शर्मा के बीच में अगर गैप है तो वो गैप होना ही चाहिए। कई बार बच्चे गलती करते हैं या ई मित्र वाले से गलती हो जाती है और वो आगे जाके बहुत परेशान करता है। 5वां पॉइंट है इसमें, आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात समस्त आवेदन पत्रों की श्रेणीवार अस्थायी योग्यता सूची जारी की जाएगी। अस्थायी अभ्यर्थी पोर्टल पर निर्धारित तिथि पर अपनी योग्यता सूची क्रमांक देख सकता है। तो ये आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप पोर्टल पे जाकर के अपनी योग्यता सूची के अनुसार क्रमांक देख सकते हैं। उसी से आपको आइडिया लगेगा कि आपको किस ITI में कौन सी ट्रेड मिलने की उम्मीद है। 6वां पॉइंट है, अभ्यर्थी मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कठिन काम होता है। पूर्व में किसी अभ्यर्थी को संस्थान से निष्कासित किया गया हो तो वह दोबारा प्रवेश का पात्र नहीं होगा। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी गवर्नमेंट ITI में किसी भी व्यवसाय में 5 अथवा 5 से कम प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश होने पर वह व्यवसाय संचालित नहीं किया जाएगा तथा प्रवेशित प्रशिक्षणार्थियों को उसके द्वारा जमा कराई गई आवेदन शुल्क व प्रोसेसिंग फीस के अतिरिक्त सभी शुल्क लौटा दिए जाएंगे। प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थी के मूल प्रमाण पत्र जिनके आधार पर उनने प्रवेश प्राप्त किया है, अपवर्ड मूवमेंट की प्रक्रिया के पश्चात अंतिम आवंटित संस्थान में रिपोर्टिंग के समय जमा कर लिए जाएंगे। तो यहाँ पे ये लिखा गया है कि जब आपका ITI में एडमिशन हो जाएगा, अंतिम में एडमिशन हो जाएगा, उस समय आपके जो है फ़ीस जमा कराने जाएंगे, जब आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ITI में ही जमा कराने पड़ेंगे। और इसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आपकी जो मूल प्रमाण पत्र हैं उसकी 4 से 5 कॉपी अपने पास रखें, जिससे कि जब भी आपको मिलने में देर हो जाएगी डॉक्यूमेंट्स तो कहीं ज़रूरत पड़ने पे आप फ़ोटोकॉपी से काम चला सकें। क्योंकि जो NCVT पोर्टल इसमें लिखा हुआ है, मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को DGT के NCVT MIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात संबंधित संस्थान द्वारा लौटा दिए जाएंगे और इस दौरान 3 से 4 महीने लग जाते हैं। केंद्रीय कारागार ITI में कारागृह बंदियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इन संस्थानों में कारागृह प्रशासन द्वारा अग्रेषित बंदियों की संस्थान स्तर पर ही नियमानुसार प्रवेश प्रक्रिया की जाकर प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रवेश संबंधी समस्त विषयों पर निदेशक प्रशिक्षण प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय राजस्थान जोधपुर का निर्णय अंतिम होगा। DGT के द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निर्देशों संशोधनों की पालना सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को करनी होगी। DGT द्वारा व्यवसाय के जारी नवीनतम सिलेबस अनुसार प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है, प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता कि आपके पास क्या आपने एजुकेशन कम से कम होनी चाहिए, जिसके आधार पर आपको ITI में एडमिशन मिलेगा। इसके अंदर पहला है, अभ्यर्थी 8वीं या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की माध्यमिक परीक्षा या समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अन्य बोर्ड की परीक्षाओं की समकक्षता के निर्धारण हेतु राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा समकक्षता निर्धारण की गई परीक्षा ही मान्य होंगी। अगर किसी कंडीशन में ये डाउट होगा तो वहाँ पर अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ही उसको वेरीफाई किया जाएगा कि क्या जिस बोर्ड से वो बच्चा पढ़ के आया है उसकी समकक्षता राजस्थान की माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है या नहीं। प्रवेश की आयु सीमा, प्रवेश की आयु प्रवेश वर्ष के 1 अगस्त को, ये ध्यान रखने वाली चीज़ है, यानी कि साल 2020 में जब एडमिशन हो रहा है तो 1 अगस्त 2020 को 14 वर्ष या 14 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इसमें अधिकतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं है। योग्यता सूची एवं प्रवेश में प्राथमिकता की श्रेणी, तो यहाँ राजस्थान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्न प्रक्रिया नियमों के तहत योग्यता सूची जारी की जाएगी। योग्यता सूची जारी करने हेतु प्राथमिकता क्रम निम्न अनुसार रहेगा, यानी कि जो उसका जो चयन की प्रक्रिया है उसके अंदर पहला जो प्राथमिकता होगी
किसको प्राथमिकता दी जाएगी, उसमें निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थी प्रथम प्राथमिकता के अंदर आएंगे। उसके अंदर पहला है A1, जिन अभ्यर्थियों ने 8वीं या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान या केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा राजस्थान से उत्तीर्ण की है। यानी कि अगर आपने राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं करी है या 8वीं करी है, या आपने CBSE राजस्थान से करी है, तो आपको प्रथम प्राथमिकता में लिया जाएगा। दूसरी प्राथमिकता होगी अभ्यर्थी अगर राजस्थान का मूल निवासी है, यानी कि उसने 10वीं या 8वीं कहीं बाहर से करी है लेकिन वो राजस्थान का मूल निवासी है, तो भी उसको प्रथम प्राथमिकता में लिया जाएगा। तीसरा है इसके अंदर अभ्यर्थी अगर राजस्थान सरकार या उसके उपक्रम यानी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके कर्मचारियों की संतान है या पत्नी है या पति हो, तो भी वो राजस्थान का प्रथम प्राथमिकता में लिया जाएगा। चौथा पॉइंट है इसमें अभ्यर्थी भारत सरकार या उसके उपक्रम में यानी कि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और उसके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके ऑफिस होते हैं कि कर्मचारी की संतान, पत्नी या पति हो जिसका पदस्थापन राजस्थान में स्थित कार्यालय में हो। यानी कि अगर उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनके पिताजी या पति या पत्नी और राजस्थान में उनका कार्यालय, तो भी वो प्रथम प्राथमिकता में आएंगे। द्वितीय प्राथमिकता, प्रथम प्राथमिकता के अतिरिक्त अन्य समस्त अभ्यर्थी जो राज्य के मूल निवासी नहीं हैं, यहाँ पे नोट करने वाली है बात कि राजस्थान के मूल निवासी नहीं हैं, वे द्वितीय प्राथमिकता में आएंगे। प्रथम प्राथमिकता की श्रेणीवार योग्यता सूची जारी की जाती है तथा द्वितीय प्राथमिकता के अभ्यर्थियों को इन योग्यता सूची के अंत में सामान्य श्रेणी का मानते हुए स्थान दिया जाता है। उपरोक्त प्राथमिकता के दृष्टिगत योग्यता क्रमांक नियमानुसार निर्धारित किया जाएगा, जिसमें पहली है योग्यता सूची अभ्यर्थी द्वारा 8वीं या माध्यमिक परीक्षा अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर अलग अलग बनाई जाएगी। यानी कि 8th की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी और 10th बेस की मेरिट लिस्ट अलग बनेगी। अगर बच्चे ने दोनों में भरा है तो भी उसकी अलग अलग जगह अलग अलग मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। तो इसलिए अगर आप 8वीं बेस जो हमारी ट्रेड्स हैं उसमें भी एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 8वीं की मार्कशीट भी ज़रूर लगाएं और साथ में आप माध्यमिक जो हमारी 10th की होती है उसकी भी मार्कशीट ज़रूर लगाएं। जिस अभ्यर्थी ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से 10वीं परीक्षा पास की है उसकी अंक तालिका में अंकित सभी विषयों के योग के प्रतिशत के आधार पर योग्यता क्रमांक निर्धारित की जाएगी। यानी कि CBSE के अंदर अगर वो पढ़ के आता है तो उसके जो टोटल नंबर है उस सारे विषयों के टोटल के आधार पर उनका प्रतिशत निकालकर उसको योग्यता क्रम में लिया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने वाले, यानी कि जो सप्लीमेंट्री से पास होते हैं बच्चे, पूरक परीक्षा से उत्तीर्ण होने अथवा अंक सुधार की स्थिति में बोर्ड द्वारा जारी अंकित अंक तालिका के प्राप्तांकों के आधार पर योग्यता क्रमांक का निर्धारण किया जाएगा। यानी कि आपने अगर सप्लीमेंट्री से पास किया है तो आपकी जो लास्ट आपकी जो मार्कशीट होगी उसके जो प्राप्तांक होंगे उसके आधार पर क्रमांक का निर्धारण किया जाएगा। एक समान प्राप्तांक होने वाले अभ्यर्थियों को जन्म तिथि के आधार पर, यानी कि आपके नंबर बहुत सारे बच्चों के अनुसार बराबर हैं तो जन्म तिथि के आधार पर पहले बड़े को प्राथमिकता दी जाएगी। यदि जन्म तिथि भी समान हो तो फिर विज्ञान और गणित के अंकों को मानते हुए अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि पहले अगर डेट ऑफ बर्थ भी सेम आ रही है, नंबर सेम आ रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ सेम आ रही है, तो उसके बाद विज्ञान के नंबर देखे जाएंगे, उसमें जो ज़्यादा हो वो पहले आएगा, और फिर अगर विज्ञान के भी मेल खा रहे हैं तो फिर गणित के नंबर देखे जाएंगे, उसके अंदर जिसके ज़्यादा नंबर होंगे वो हमारे योग्यता क्रम में ऊपर आएगा। पाँचवा पॉइंट है अन्य राज्यों से शिक्षा प्राप्त करने वाली महिलाएं जिनका विवाह राजस्थान में हुआ है, प्रवेश हेतु उन्हें उसी जिले का निवासी माना जाएगा जिस जिले में उनका विवाह हुआ है। इसके लिए उन्हें सक्षम अधिकारी का विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। केवल 8वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जन्म तिथि के प्रमाणीकरण हेतु अंक तालिका के साथ स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी कि TC तथा जन्म तिथि प्रमाण पत्र जो कि विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा जारी किया गया हो कि स्वयं द्वारा प्रमाणित प्रति अवश्य लगावें। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो बच्चे 8वीं कक्षा में पढ़ के आते हैं और उनकी मार्कशीट के ऊपर उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, उस कंडीशन में भी, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है और नहीं है तो भी आपको अपना
टीसी और जन्मतिथि प्रमाण पत्र साथ में लगा देना चाहिए, जिससे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वेरीफाई हो जाए। संस्थान व व्यवसाय का आवंटन होने के पश्चात अभ्यर्थी को रिपोर्टिंग के समय 8वीं कक्षा उत्तीर्ण की मूल अंक तालिका जमा करनी होगी, जो कि केवल राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की ही मान्य होगी। यानी कि जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है और जो गवर्नमेंट के स्कूल है उन्हीं की मान्यता प्राप्त होगी। अगर वह गैर राजकीय शिक्षण संस्थानों से यानी कि नॉन गवर्नमेंट शिक्षण संस्थानों से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को शिक्षण संस्थान की मान्यता की पुष्टि हेतु यानी कि उसकी वेरिफिकेशन हेतु 8वीं कक्षा की अंक तालिका ब्लॉक/शिक्षा जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर करवाकर प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा मान्य नहीं होगा। यहाँ पर ये बहुत बड़ी कमी रह जाती है, बच्चे जब विवरणिका नहीं पढ़ते हैं उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि अगर आपने जो 8वीं क्लास है वो गैर राजकीय शिक्षण संस्थान से करी है तो आपकी जो 8वीं कक्षा की अंक तालिका है वो ब्लॉक या जिला शिक्षा अधिकारी से प्रति हस्ताक्षर होनी चाहिए, तभी उसको माना जाएगा। और ये चीज़ जो है पहले भी हमारे कई सालों से बच्चों को नहीं पता होता है, तो बाद में वो परेशान होता है। उसकी कार्रवाई पहले कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं होता। इसलिए मैं गौर करके इस चीज़ को आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रवेश में आरक्षण के प्रावधानों का विवरण। प्रवेश हेतु निर्धारित क्षमता के अनुसार आरक्षण स्थानों की स्थिति निम्नलिखित सारणी के अनुसार होगी, जिसके अंदर व्यवसाय की निर्धारित क्षमता हमारी 24, 20 या 16 होती है। हर ट्रेड की अलग अलग क्षमता होती है, किसी में 16, किसी में 20 और किसी में 24 होते हैं। अगर जिस ट्रेड में 24 छात्रों की क्षमता है उसके अंदर अनुसूचित जाति की 16% सीटें आरक्षित होंगी, जिसमें सामान्य के लिए 3 और महिला के लिए 1 होगी। उसके बाद अनुसूचित जनजाति के लिए 12%, जिसमें पुरुष के लिए 2 और महिला के लिए 1। नॉन पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर 21%, सामान्य यानी कि छात्र के लिए 4 और महिला के लिए 1। अति पिछड़ा वर्ग 5%, सामान्य 1 महिला की 0। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 10%, सामान्य 1 यानी पुरुष 1 महिला 1। और सामान्य वर्ग के लिए सामान्य में पुरुष जो है 6 और महिलाएं 3 सीटें होंगी। इसी तरह 20 के अंदर और 16 की स्थिति भी यहाँ पे क्लियर की गई है। इसके बाद है हमारा 5.1 बिंदु, जिसमें श्रेणी दे रखी है ए SC ST OBC MBC नॉन क्रीमी लेयर और EWS। राज्य की सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों यानी ITI में अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट SC के लिए 16%, अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब यानी ST के लिए 12%, अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर की 21%, अति पिछड़ा वर्ग नॉन मोर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर के लिए 5% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण दे है। यहाँ पे 2 पॉइंट और दे रखें, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। पहला पॉइंट है इसमें राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधानमंडल के अधिनियम संख्या 13/2/19 द्वारा जारी अधिनियम के तहत अति पिछड़ा वर्ग के लिए शैक्षणिक संस्थानों और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए वार्षिक अनुज्ञात संख्या के संबंध में आरक्षण 5% होगा। और दूसरा है राज्य सरकार के आदेश क्रमांक 19/2/19 द्वारा जारी नोटिफिकेशन एवं प्रमुख शासन सचिव कार्मिक विभाग के पत्र क्रमांक 22/2/19 के निर्देशानुसार शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों को प्रवेश में 10% का आरक्षण का प्रावधान है। सामान्य श्रेणी से भिन्न भिन्न श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवश्यक निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद है अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर, अल्पसंख्यक व अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी जिलाधीश उपखंड अधिकारी तहसीलदार द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जिस पर प्रेषक संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वहाँ पर डिस्पैच नंबर, प्रेषक संख्या, दिनांक और कार्यालय की सील होना आवश्यक है, संलग्न करना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर और अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर होने की पुष्टि में अभ्यर्थी को जिला प्रशासन राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा, जो कि आवेदन पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि से 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर वो पुराना होगा तो आपको नया बना के वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको
वहाँ पर आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद इस प्रमाण पत्र पर स्वयं एवं पिता का नाम उपनाम वही होना चाहिए जो अंक तालिका में। यहाँ पे अगर 8वीं बेस पे आप एडमिशन लेना चाहते हो तो 8वीं की मार्कशीट में जो नाम है वही होना चाहिए, और 10वीं बेस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आपकी अंक तालिका 10वीं के अंदर जो नाम होता है वही नाम आपके इन प्रमाण पत्रों पर भी होना हो चाहिए, वैसा कि वैसा ही। किसी भी अभ्यर्थी के स्वयं अथवा पिता के नाम उपनाम जाति आदि के संबंध में आवेदन पत्र एवं अन्य प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में अंतर पाए जाने पर अभ्यर्थी को प्रवेश के 15 दिन की अवधि में मूल प्रमाण पत्रों के अनुरूप शुद्धिकरण करवाया जाना आवश्यक होगा। तो यहाँ पे 15 दिन का टाइम जो है बहुत कम होता है, क्योंकि आजकल कोविड चल रहा है, उसकी वजह से हो सकता है आपको टाइम नहीं मिले या ऑफिस नहीं खुले, तो वहाँ आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करें कि आपकी अगर प्रॉब्लम अभी है उसके अंदर तो उसको ठीक करने का प्रयास कर लें। तीसरा पॉइंट है, राज्य की समस्त ITI में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए निर्धारित 12% आरक्षण में से अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए 45% स्थान आरक्षित रहेगा। यह आरक्षण अनुसूचित जनजाति के 12% आरक्षण के अध्यधीन ही दे होगा। सीटें खाली रहने पर अन्य अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जा सकती है। इसके पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रम अनुसार प्रवेश किया जाएगा। यह व्यवस्था शहरिया जाति युवकों के लिए खोली गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शाहबाद जिला बारा, देवनारायण योजना अंतर्गत खोली गई औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बानसूर जिला अलवर, सपऊ जिला धौलपुर, झालरापाटन जिला झालावाड़, नादौती एवं सपोटरा जिला करौली, खंडार जिला सवाई माधोपुर पर एवं अल्पसंख्यकों के हितार्थ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान टोंक में मैकेनिक ट्रैक्टर और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जयपुर में मैकेनिक मोटर व्हीकल व्यवसाय पर लागू नहीं होंगे। आरक्षण की इस व्यवस्था में अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वर्ग के निवासी ही पात्र होंगे तथा अनुसूचित क्षेत्र के निवासी से तात्पर्य गृह विभाग द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी आदेशों निर्देशों पर विहित प्रक्रिया की अनुपालना में जारी प्रमाण पत्र धारक होंगे। तो यहाँ पर जिले और तहसील दे रखी है कहाँ पर ये हैं। अनुसूचित क्षेत्र के नवीनतम जानकारी हेतु वेबसाइट tad.rajasthan.gov पर अवलोकन किया जा सकता है। इसके बाद है श्रेणी बी, जिसमें एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है। EX इसके अंदर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग्स टू मिलिट्री सर्विसेज ओनली एज पर नॉर्म्स। राजस्थान सरकार द्वारा अपने आदेश क्रमांक 2007 दिनांक 1838 के क्रम में रक्षा कार्मिकों के आश्रितों हेतु 5% क्षेत्रीय आरक्षण यानी कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। इस श्रेणी में प्रवेश हेतु निम्न प्राथमिकता अनुसार प्रवेश दिया जाएगा, जिसके अंदर आरक्षण प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थी परिशिष्ट 1 यानी कि एनेक्सर 1 लग रहा है, यहाँ पे फॉर्म लग रहा है, में दिए गए प्रारूप में आवश्यक प्रमाण पत्र एवं डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड पेंशन पेमेंट ऑर्डर के आवश्यकता अनुसार 2 से 3 पृष्ठ मुख्य पृष्ठों की स्कैन कॉपी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत काउंसलिंग के समय डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तथा पेंशन पेमेंट ऑर्डर की मूल यानी कि ओरिजिनल एवं उसकी एक स्वयं प्रमाणित यानी कि सेल्फ साइन छाया प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। इसके अंदर पहला है EXS का मतलब क्या है, किल्ड इन एक्शन। EXSB का मतलब है डिसेबल इन एक्शन एंड बॉर्डर्ड आउट फ्रॉम सर्विस, died while in service with death tribute to military service, disabled in service and boarded out with the disability attribute to military services। तीसरा है इसमें गैलेंट्री अवार्ड विनर और चौथा इसमें एक्स सर्विसमैन। द डोमिसाइल रिक्वायरमेंट फॉर द वर्ड ऑफ द डिफेंस पर्सन फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान बट सर्विस इन अदर स्टेट इन वर्ड वेव्ड ऑफ For words of defense personnel from other state but servicing in state of Rajasthan, the domicile condition is waived off to enable them to be selected in general quota. However, they would not be eligible for the above mentioned concessions. 50% of the several seats, reserve seat will be earmarked for the girls in case of non-utilization by the girls. The utilization
यूटिलाइज वैकेंसीज वुड रिवर्ट बैक टू द बॉयज़ कैटेगरी, यानी कि महिलाओं से अगर वो नहीं भरी जाती है तो उसको वापस से पुरुषों के लिए खोल दी जाएगी। गैलेंट्री अवार्ड विजेता के आश्रितों के अलावा शेष सभी सेवारत रक्षाकर्मियों के पुत्र पुत्रियों को इस आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। बीएसएफ, सीआरपीएफ व अन्य पुलिस कर्मियों की संतान के लिए ये आरक्षण नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स का सैनिक बल माना जाएगा। कैटेगरी सी में फिजिकल हैंडीकैप पीएच के जो कैंडिडेट होते हैं, राज्य के सभी संस्थानों में विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों यानी कि पीएच के उपलब्ध होने पर प्रत्येक व्यवसाय एकक में प्रवेश क्षमता के 4% स्थानों पर योग्यता क्रमांक के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। ये स्थान जिस श्रेणी का अभ्यर्थी है उसी श्रेणी के प्रवेश संस्थानों में से 36 आरक्षण रिजर्वेशन के अनुसार भरे जाएंगे। इसका मतलब होता है कि जो हमारा फिजिकल हैंडीकैप जो बच्चा है, अगर वो एससी का कैंडिडेट है तो एससी की सीट एक कम हो जाएगी, उसमें उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा। अगर वो ओबीसी का है तो वो ओबीसी में ही माना जाएगा, और वो जनरल का है तो जनरल की सीट में ही वो भरा जाएगा। उक्त आरक्षण का लाभ वे समस्त विशेष योग्यजन ले सकेंगे जो पाठ्यक्रम के अनुरूप संबंध व्यवसाय प्रशिक्षण की अर्हता पूरी कर सकते हो। विशेष योग्यजन अभ्यर्थी पाठ्यक्रम के अनुरूप संबंध व्यवहारिक प्रशिक्षण की अर्हताएँ पूरी करता है अथवा नहीं, वह किस व्यवसाय के योग्य है, इस संबंध में विशेष योग्यजन वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन करने से पूर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आवेदन करने से पूर्व विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केंद्र 4-23 सूर्यपथ जवाहरनगर जयपुर में उपस्थित होकर उपयुक्तता पात्रता प्रमाण पत्र लेकर ही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु आवेदन करें एवं इस संबंध में विशेष योग्यजन अभ्यर्थी संस्थान प्रदान से संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्रेणी डी विडो और डाइवर्सी जो होती हैं, सभी व्यवसाय यूनिटों में महिलाओं के लिए 30% स्थान विशेष वर्ग के में आरक्षित रखे गए हैं। निर्धारित महिला अभ्यर्थियों के स्थान में से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रखे गए हैं, जिनके उपलब्ध न होने पर ये स्थान उसी वर्ग में से अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। यह इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। इसके बाद है जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना आरक्षण। इसमें हमारी जो संस्थान आती हैं आईटीआई बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, आबू रोड, उदयपुर महिला, उदयपुर में जन क्षेत्रीय विकास योजना के अंतर्गत नीचे दी गई सारणी के अनुसार चल रहे व्यवसाय में उपलब्ध स्थानों पर व्यवसाय वार 100% स्थानों पर जनजातीय उप योजना क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। सभी व्यवसायों में निम्न अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए 30% स्थान आरक्षित रखे गए हैं। तो ये हमारी जनजातीय क्षेत्रीय विकास योजना चल रहे व्यवसाय और उसका यूनिट का विवरण दे रखा है, जिसके अंदर ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, आबू रोड और उदयपुर, उसके बाद महिला उदयपुर की आपको ट्रेड के नाम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद है महिला को प्रवेश में आरक्षण। सभी व्यवसाय में प्रत्येक वर्ग की महिलाओं के लिए 30% 36 आरक्षण या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है। महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों में से विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रखे गए हैं। विधवा और तलाकशुदा महिलाओं के उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थान उसी वर्ग श्रेणी की महिला से भरे जाएंगे। राज्य सरकार के आदेशानुसार महिलाओं को राजकीय आईटीआई में निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि महिलाओं का जो प्रशिक्षण शुल्क है वो नहीं लगेगा। उसके बाद है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जैसलमेर, झालावाड़ और टोंक में स्विंग टेक्नोलॉजी व्यवसाय एवं जालोर में कंप्यूटर कोपा में महिला अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा, जिनमें से विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए नियमानुसार स्थान आरक्षित रखे गए हैं। इन व्यवसायों में राज्य सरकार के नियमानुसार अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण का प्रावधान रहेगा। उपरोक्त महिला अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता पे रिक्त स्थान पर पुरुष अभ्यर्थियों को भी भरा जाएगा। फिर भी आरक्षित स्थानों पर योग्य अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों पर समान योग्यता सूची अनुसार सामान्य अभ्यर्थी भरे जाएंगे।
अल्पसंख्यकों का प्रवेश में आरक्षण, तो ये हमारे टोंक और जैसलमेर से रिलेटेड, तो आप पढ़ सकते हैं इसमें। इसके बाद देवनारायण योजना है, इसमें बांसू, सपऊ, झालावाड़, नादौती, सपोटा, खंडार में क्षेत्रीय आरक्षण वर्ग बंजारा, बाल्दिया, लवाना, गडरिया, गायरी, गाडिया, लोहार, गडोलिया, गुर्जर, राइका, रैबारी, देवासी के क्षेत्रीय प्रबंध संबंधित पंचायत समिति के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता प्रदान करते हुए शेष रहे इस रिक्त स्थानों को क्षेत्रीय आरक्षण वर्ग के अभ्यर्थियों उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में अन्य क्षेत्र के उक्त वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश में वरीयता प्रदान की जाएगी। अन्य तत्पश्चात भी सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से वरीयता क्रम में प्रवेश दिया जाएगा। क्षेत्रीय आरक्षण वर्ग होने की पुष्टि में अभ्यर्थी को जिला प्रशासन, राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र संकलित करना होगा। इसके बाद अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से प्रवेश से संबंधित है, तो ये आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। इसके बाद है शहरिया जाति के युवकों को प्रवेश से आरक्षण संबंधित है। इसके बाद IMC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्थान प्रबंधन समिति IMC प्रवेशों का स्थानों पर प्रवेश अपग्रेडेशन 1396 गवर्नमेंट ITI थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन PPP के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा राज्य की 105 राजकीय औद्योगिक संस्थानों को निजी जन सहभागिता से क्रमोन्नत किया गया है। प्रत्येक संस्थान में प्रतिष्ठान उद्योग संघों से संबद्धता प्राप्त उद्योगपति की अध्यक्षता में IMC का गठन कर उनका पंजीयन सोसाइटी के रूप में किया गया है। इन योजना अंतर्गत इन 105 राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठान में संचालित व्यवसाय यूनिटों में प्रवेश सामान्य प्रक्रिया के तहत किए जाएंगे, परंतु अधिकतम प्रवेश का 20% प्रवेश IMC द्वारा किया जाएगा। इस हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ पर प्रायोजित अभ्यर्थियों के प्रवेश हेतु बिंदुवार विवरण है। चूँकि यह योजना ITI को पूर्ण रूपेण अपग्रेड करती है, अतः संस्थान में समस्त ट्रेड और यूनिट्स में IMC द्वारा 20% प्रवेश दिया जाएगा। जिन ITI में PPP लागू हो रही है, IMC बनी हुई है। प्रायोजित अभ्यर्थी जिनका प्रशिक्षण शुल्क अभ्यर्थी स्वयं के द्वारा अथवा संबंधित उद्योग के द्वारा दिया जाएगा, या जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखता हो तथा उन्हें 2 वर्ष का औद्योगिक प्रशिक्षण अनुभव प्राप्त हो, को प्रवेश में प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। IMC स्थान पर प्रवेश औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में सामान्य प्रवेश से पूर्व किए जाएंगे, यानी कि पहले ही कर लिए जाएंगे। आरक्षण संबंधी निर्देश राज्य सरकार के प्रावधानानुसार समान रूप से मान्य होंगे। 20% IMC स्थानों पर आरक्षण प्रत्येक वर्ग हेतु 36 रूप से होंगे, यानी कि अगर SC का बच्चा आएगा तो SC की सीट भरेगा, ST का होगा तो ST की सीट भरेगा, और जनरल का तो जनरल की सीट भरेगा। यह न्यूनतम 1 स्थान प्रत्येक वर्ग हेतु रहेगा। IMC स्थानों के लिए उद्योगों द्वारा प्रायोजित अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश शैक्षणिक योग्यता की मेरिट के आधार पर किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे जो नंबर होंगे आपके 10वीं या 8वीं के, उसकी मेरिट बनेगी, उसके आधार पर इसका चयन होगा। IMC स्थानों का प्रशिक्षण शुल्क भी IMC के द्वारा प्रवेश से पूर्व निर्धारित किया जाएगा। ये जो हर ITI की अलग अलग IMC है, वही डिसाइड करेगी कि कौन सी ट्रेड के अंदर कौन सी ट्रेड में कितनी फीस ली जाएगी, जो कि IMC की होगी। यदि उद्योग द्वारा प्रायोजित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होता तो इन स्थानों को नियमित योजना के व्यवसाय और यूनिट में मर्ज कर नियमित योजना की फीस पर मेरिट अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि IMC सीट के लिए अलग से डेट दे रखी है। उस डेट तक अगर आप IMC सीट में अपना एडमिशन कराना चाहते हैं तो उस डेट तक आपको कराना पड़ेगा, अन्यथा वो फिर मौका नहीं मिलेगा। उपरोक्त दोनों अनुवादों में से किसी प्रकार का विरोधाभास की स्थिति में अंग्रेजी अनुवाद ही मान्य होगा, यानी कि अंग्रेजी में जो लिखा होगा वो ही मान्य होगा। इसके बाद प्रथम चरण, IMC द्वारा किए गए प्रवेश के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व्यवसाय में सीट आवंटन किए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात जारी मेरिट सूची अनुसार सर्वप्रथम कैटेगरी B, यानी फॉर कैंडिडेट बिलोंग्स टू एक्स सर्विसमैन ओनली एज पर द नॉर्म्स। उसके बाद C फिजिकल हैंडीकैप। उसके बाद D विडो और डाइवर्सिस के योग्य अभ्यर्थियों को संस्थान व व्यवसाय में सीट का आवंटन किया जाएगा, यानी कि पहले B वाले, फिर C, फिर D वाले। उपरोक्त कैटेगरी B, C, D तथा IMC द्वारा किए जाने वाले प्रवेश के अभ्यर्थियों को सीट आवंटन हो जाने के पश्चात ऑनलाइन आवंटन में आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके उपरांत शेष रहे अभ्यर्थियों को इन श्रेणी का लाभ नहीं देते हुए ऑनलाइन सीट आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाएगा।
दूसरा चरण केंद्रीकृत ऑनलाइन द्वारा केंद्रीकृत ऑनलाइन यानी कि सेंट्रलाइज ऑनलाइन द्वारा संस्थान व्यवसाय सीटों का प्रक्रिया व्यक्तिगत काउंसलिंग के उपरांत शेष रही समस्त अभ्यर्थियों के लिए संस्थान व्यवसाय का आवंटन कर उनके द्वारा भरे गए विकल्प पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरे गए विकल्पों की वरीयता के क्रम में योग्यता क्रमांक व संस्थानों में श्रेणीवार उपलब्ध स्थानों के आधार पर कंप्यूटर द्वारा किया जाएगा। ये मैनुअली नहीं होगा, कंप्यूटर द्वारा ही किया जाएगा। यह आवंटन पूर्णतः आंतरिक यानी कि प्रोविजनल होगा, यह पूर्णतः अंतरिम प्रोविजनल होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें विकल्प पत्र में प्रस्तुत विकल्पों में से सीट आवंटन नहीं होता है, उन्हें चॉइस एग्जॉस्ट हो जाती है, उन्हें स्वतः ही द्वितीय आवंटन में सम्मिलित किया जाएगा। यानी कि एक चांस में नहीं होता तो आपका सेकंड नंबर में, सेकंड जो प्रक्रिया होगी उसमें भी नंबर आ सकता है द्वितीय चरण में। रिपोर्टिंग करने की प्रक्रिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान देना चाहिए। प्रथम आवंटन के पश्चात वे अभ्यर्थी जिन्होंने संस्थान और व्यवसाय का आवंटन होता है, वे आवंटित संस्थान में निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंट के साथ मूल प्रमाण पत्रों की जांच करवाएंगे। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो आपकी ऑनलाइन आवेदन पत्र का जो प्रिंट है उसकी जाँच की जाएगी। साथ ही उन्हें मूल प्रमाण पत्रों की एक स्वयं प्रमाणित फोटो प्रति व प्रशिक्षण हेतु निर्धारित फीस संस्थान में जमा करानी होगी। तो यहाँ पे फीस जो है संस्थान में जमा कराने का लिखा हुआ है। संस्थान अभ्यर्थी के समस्त दस्तावेजों की जांच की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी। निर्धारित अवधि में रिपोर्ट नहीं करने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही रद्द हो जाएगा एवं उस स्थान को प्रवेश के आगामी चरणों में रिक्त स्थानों में सम्मिलित कर लिया जाएगा। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट ये अपवर्ड मूवमेंट अधिकतर बच्चों को समझ में नहीं आता है, ये भी आप समझ सकते हैं। प्रथम आवंटन में आवंटित संस्थान व व्यवसाय के आधार पर निर्धारित अवधि में उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करने के पश्चात शेष रहे स्थानों पर विकल्प पत्र में प्रस्तुत उच्च विकल्पों पर प्रवेश दिए जाने की प्रक्रिया अपवर्ड मूवमेंट कहलाती है। यानी कि आपने एडमिशन ले लिया, अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दी, फीस जमा करा दी, उसके बाद जो आपने फॉर्म भरते समय जो आपने ट्रेडें भरी हैं उसमें जो सबसे अच्छी लगती है वो आपको सबसे ऊपर रखोगे, उसके क्रमानुसार नीचे होगी। अगर मान लीजिए आपने 10 ट्रेडों के नाम भरे, उसमें छठे में एडमिशन होता है और आप पहली में जाना चाहते हो और सीट खाली होगी तो वो अपवर्ड मूवमेंट कहलाएगा। उसके लिए प्रक्रिया है। प्रथम आवंटन में जिन अभ्यर्थियों को संस्थान और व्यवसाय का आवंटन हो जाता है, यदि वे अभ्यर्थी अपवर्ड मूवमेंट में शामिल होना चाहते हैं तो उन्हें निर्धारित दिनांक तक पोर्टल पर अपनी सहमति देनी होगी। यानी कि फीस जमा कराने और डॉक्यूमेंट जमा कराने के बाद आप ऑनलाइन अपनी स्वीकृति देंगे, तभी ये कार्रवाई शुरू होगी। अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में किए गए विकल्पों के आधार पर ही अपवर्ड मूवमेंटों का द्वारा शेष रहे स्थानों पर भरा जाएगा। यानी कि आपने फॉर्म भरते समय जो 10 ट्रेडों का नाम अगर भरा है, 10, 12, 15 जो भी है, बड़ी ITI में दिक्कत होती है, जितनी भी ट्रेडों के नाम भरे हैं उसमें जो ऊपर वाली ट्रेड है, आपका 8वीं में एडमिशन हुआ है तो आप 6ठे में जाना चाहते हो, 5वीं में, 4थे में जाना चाहते हो, तो विकल्पों के आधार पर जो आप भरोगे उसी के आधार पर होगा। अपवर्ड मूवमेंट होने पर अभ्यर्थी को पूर्व में किया गया आवंटन स्वतः ही रद्द हो जाएगा। यानी आपका अगर अपवर्ड मूवमेंट में ऊपर वाली ट्रेडों में एडमिशन हो जाता है तो आपका जो पहले फर्स्ट उसमें हुआ है उसके अंदर वो रिजेक्ट आपका रद्द हो जाएगा। तृतीय चरण केंद्रीकृत ऑनलाइन तथा संस्थान में व्यवसाय आवंटन की प्रक्रिया। प्रथम आवंटन की रिपोर्टिंग के पश्चात रिक्त स्थानों पर चॉइस एग्जॉस्ट तथा अपवर्ड मूवमेंट द्वारा अभ्यर्थियों को द्वितीय आवंटन किया जाएगा। यानी कि पहले के बाद सेकंड चांस मिलेगा। द्वितीय आवंटन के पश्चात ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम बार सीट आवंटन हुआ और वे रिपोर्ट करने के लिए आवंटन स्थान पर उपस्थित होंगे। रिपोर्टिंग की प्रक्रिया प्रथम रिपोर्टिंग की भांति ही रहेगी। जिन अभ्यर्थियों के अपवर्ड मूवमेंट के बाद द्वितीय आवंटन के कारण संस्थान व्यवसाय परिवर्तित होता है, उन्हें अंतिम आवंटन संस्थान व्यवसाय में रिपोर्ट करना है। यानी कि लास्ट ITI में आप जहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट में गए हैं वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, अन्यथा उनका प्रथम व द्वितीय आवंटन निरस्त हो जाएगा। यानी कि दोनों ही आपके चांस हाथ से निकल जाएंगे। अंतिम आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करना। समस्त अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम व द्वितीय आवंटन में संस्थान एवं व्यवसाय का आवंटन हुआ है, वे निर्धारित अवधि में अंतिम आवंटित संस्थान में समस्त मूल प्रमाण पत्र जिनके आधार पर उन्हें प्रवेश प्राप्त हुआ है एवं निर्धारित शुल्क सहित रिपोर्ट करेंगे।
यानी कि शुल्क भी जमा कराना है और डॉक्यूमेंट भी जमा कराना है। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद्द हो जाएगा, यानी कि उनका एडमिशन रद्द हो जाएगा। रिपोर्टिंग के समय इनके समस्त मूल्य प्रमाण पत्र संस्थान में जमा कर लिए जाएंगे। ये मूल प्रमाण पत्र अभ्यर्थी को DGTK, NCVT, MIS, NCVT MIS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात संबंधित संस्थान द्वारा लौटा दिए जाएंगे और इस दौरान 3 से 4 महीने लग जाते हैं, तो वो अपनी 4-4, 5-5 कॉपी फोटोकॉपी करा के रखें। इंटरनल स्लाइडिंग, अब बच्चे का एडमिशन हो गया, वो ITI में एडमिशन ले चुका है। अब इंटरनल स्लाइडिंग, ऑनलाइन इंटरनल स्लाइडिंग के तहत प्रत्येक संस्थान में ऑनलाइन काउंसलिंग के प्रथम और द्वितीय आवंटन तथा उसकी रिपोर्टिंग का कार्य पूर्ण होने पर संस्थान में प्रवेशित अभ्यर्थी को अंतर व्यवसाय परिवर्तन का अवसर दिया जाएगा। यानी कि जिस ITI में एडमिशन हुआ है और उसी ITI में अगर आप दूसरी ट्रेड लेना चाहते हो जो आपने भरी थी पहले फॉर्म भरते समय, उसमें आप जा सकते हो। इस हेतु व्यवसायवार रिक्त रहे स्थानों पर ऑनलाइन आवेदन के भरे गए विकल्प, यानी कि जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जो आपने विकल्प भरे थे कि उच्च प्राथमिकता, जो उसके अंदर आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उच्च प्राथमिकता अनुसार व्यवसाय की इंटरनल स्लाइडिंग की जाएगी, जो कि ITI के लेवल पे ही होगा, लेकिन होगा ऑनलाइन। अन्य सामान्य अनुदेश और अनुशासन नियम, ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता और वो गलती करता चला जाता है। उसमें अटेंडेंस एक मुख्य मुद्दा होता है। यदि कोई अभ्यर्थी गलत विवरण देकर या सूचना छुपाकर या योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश के योग्य न होने पर भी किसी कारण प्रवेश प्राप्त कर लेता है तो उसे उक्त गलती के कारण पता होने पर उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट, सुरक्षा और अनुशासन की दृष्टि से गवर्नमेंट और प्राइवेट औद्योगिक संस्थान में अध्ययन प्रश्नार्थी छात्र छात्राओं को स्काई ब्लू शर्ट, नेवी ब्लू पैंट सलवार, काले बूट, बैली पहननी होगी। प्रवेश के बाद अभ्यर्थी किसी भी पाठ्यक्रम अथवा किसी और पाठ्यक्रम अथवा संस्थान में नियमित अथवा अंशकालीन रूप से अध्ययन नहीं कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट ITI में रेगुलर पढ़ाई कर रहे हो तो आप दूसरी संस्थान से कोई भी रेगुलर एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते तथा किसी अन्य पाठ्यक्रम की परीक्षा में नियमित एवं स्वयं पाठी यानी कि प्राइवेट के रूप में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 14 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में बैठने के लिए नियमानुसार आवश्यक 80% न्यूनतम उपस्थिति पूर्ण करनी होगी। किसी परीक्षार्थी के बिना पूर्व सूचना और अनुमति के संस्थान से अनुपस्थित रहने, उपस्थिति एवं प्रगति असंतोषजनक होने, संस्थान के अनुशासन को भंग करता पाए जाने अथवा उसका व्यवहार शैक्षणिक वातावरण के प्रतिकूल होने पर आचार्य अधीक्षक को 500 रुपये तक का आर्थिक दंड जुर्माना लगाने की किसी भी अवधि के लिए संस्थान से निलंबित करने तथा संस्थान से नाम पृथक करने का अधिकार होगा। यानी कि आचार्य जो अधीक्षक हैं, जो कि ITI के प्रिंसिपल या सुप्रिटेंडेंट होते हैं, उनको ये अधिकार होगा कि वो दंड भी लगा सकते हैं, नाम पृथक भी कर सकते हैं और निलंबित भी किया जा सकता है अगर वो अनुशासन में नहीं रहता है तो। विशेष मामलों में लिखित में भविष्य में ऐसा न करने का ऑप्शन देने पर संबंधित संस्थान के आचार्य अधीक्षक की अभिशंसा पर संबंधित उपनिदेशक क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि डिप्टी डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर क्षेत्रीय कार्यालय की अनुमति से पुनः प्रवेश शास्त्री के रूप में शुल्क 500 रुपये जमा कराने पर पुनः प्रवेश किया जा सकेगा। संस्थान में पृथक किए गए प्रशिक्षणार्थियों को पुनः प्रवेश केवल उसी परिस्थिति में होगा जब उसकी उपस्थिति परीक्षा से पूर्व नियमानुसार पूर्ण होना संभावित होगी। संस्थान से नाम पृथक करने एवं पुनः प्रवेश के बीच की अवधि को अनुपस्थित गिना जाएगा। यदि इस कारण से उसकी उपस्थिति कम हो जाती है तो वह प्रशिक्षणार्थी परीक्षा में बैठने से वंचित हो जाता है तो प्रशिक्षणार्थी स्वयं उसके लिए उत्तरदायित्व होगा। प्रशिक्षण अवधि में राज्य सरकार द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने पर प्रशिक्षणार्थी द्वारा देय होगा। प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को सुविधाएं, जिन संस्थानों में छात्रावास होगा वहाँ छात्रावास दिया जाएगा। राज्य के समस्त राजकीय औद्योगिक प्रतिष्ठान में प्रवेश हेतु शुल्क जो है, पहला है अवदान दर जिसको कि हम कौशन मनी कहते हैं, वो पूरे सत्र के लिए होगा 1000 रुपये। ये भी समझने वाला बात है कि यहाँ पे जो कौशन मनी है वो बच्चे को जब भी मिलती है जब वो ITI करने के बाद एग्ज़ाम दे लेता है, और अगर वो बीच में छोड़ के चला जाता है तो उसका अवधान दर से जो कौशन मनी है तो वो सरकारी खाते में जमा हो जाती है और उसको दे नहीं होती है।
दूसरा है विद्यार्थी दुर्घटना बीमा की प्रति वर्ष जो है 100 रुपये लगेंगे। प्रशिक्षण शुल्क 1 या 2 वर्षीय व्यवसायों के लिए प्रति वर्ष जो है 2400 रुपये होगा। यानी कि जो बच्चा 2 साल की ITI कर रहा है उसको पहले साल भी 2400 देने हैं और दूसरी साल भी 2400 देने हैं, और 1000 रुपये उसके एक बार लगेंगे। यानी कि पहले साल उसके 2400 प्लस 1000 यानी कि 3400 और 100 रुपये, और अगर वो 6 वाले पाठ्यक्रम में है तो उसके केवल 1200 रुपये लगेंगे। 1200 रुपये और उसका अवदान दर और दुर्घटना बीमे यानी कि 1210, 2200 और 2300 रुपये उसके लगेंगे 6 माह वाले पाठ्यक्रम में। तो 1 साल वाले के लगेंगे आपके 3400 रुपये, 3500 रुपये। 2 साल वाले के पहले साल लगेंगे 3500 रुपये, दूसरी साल लगेंगे 2500 रुपये, क्योंकि ये हमारा जो विद्यार्थी दुर्घटना बीमा है वो प्रति वर्ष होता है, तो पहले साल का भी लगेगा और सेकंड साल का भी लगेगा। राज्य सरकार के आदेशानुसार राजकीय ITI में महिलाओं से प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं से कोई भी प्रशिक्षण शुल्क नहीं लिया जाएगा, जो कि यहाँ पर हमारा 2400 रुपये है। अवदान द्रव्य और जो दुर्घटना बीमा है वो उसका पैसा लगेगा, यानी कि महिलाओं के लिए 1100 रुपये उसको पहले साल देने पड़ेंगे, और अगर अगली साल वो 2 साल की कर रही है बच्ची तो उसको केवल 100 रुपये अगले साल जमा कराने होंगे। फिर भी आप जो है सरकार के जो नियम है उनको देख सकते हैं। बिंदु 5 में वर्णित प्रकरणों में अवदान दर्श कौशन मनी को दंड के रूप में राजकोष में जमा करा दिया जाएगा। ये 5वां जो पॉइंट है प्रश्नार्थी द्वारा प्रशिक्षण हेतु संस्थान में उपस्थित नहीं होने, प्रशिक्षण द्वारा छोड़ने और नाम पृथक किए जाने की स्थिति में किसी भी प्रकार का शुल्क वापस नहीं होगा, वो सरकारी खाते में जमा हो जाएगा। और ये भी बात 7वां पॉइंट बहुत ज़रूरी है, प्रशिक्षण सत्र समाप्ति के 3 वर्ष पश्चात तक कौशन मनी न लेने पर यह देय नहीं होगा और राजकोष में जमा हो जाएगा। तो जिस दिन आपकी रसीद कटी है उसके 3 साल के अंदर आपको ये चीज़ें लेनी होंगी। फिर इसके बाद ये छात्रावास शुल्क है, ये दे रखा है, इसको पढ़ सकते हैं आप। प्रवेश अनुमति प्राप्त प्राइवेट औद्योगिक संस्थान में प्रशिक्षण शुल्क। प्राइवेट जो ITI है में फीस निर्धारित संबंधित संस्थानों द्वारा अपने स्तर पर किया जाएगा, जिसकी सूचना प्रवेश पोर्टल पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी इसका अवलोकन कर आवेदन करे। यानी कि वहाँ पे हर ITI की अपनी अपनी फ़ीस होती है, वो वहाँ पे पोर्टल पे देख करके उसको भरे। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम योग्यता। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 6 माह, 1 साल और 2 वर्ष की अवधि में इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग व्यवसाय में प्रशिक्षण दिया जाता है, जिनकी प्रशिक्षण अवधि और शैक्षणिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है। इसमें कुछ ट्रेड हैं जो हमारी 8वीं बेस है, वो मैं आपको बीच में बता दूंगा, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो। इसमें तीसरा जो है कारपेंटर, इसके अंदर 24 सीटें हैं और इसमें 8वीं पास बच्चे का एडमिशन हो सकता है। फिटर में, फाउंड्री में 20 सीटें हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिकल में 20 हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट में 20 हैं, मशीनिस्ट में 20, मैरीन इंजीनियरिंग फिटर में 20, मैकेनिक ट्रैक्टर, मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटर में 20, मैकेनिक ऑटो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में 20 सीटें हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद सीट मेटल में 8वीं क्लास पास चाहिए बच्चा। प्लम्बर में यहाँ पे 8वीं पास बच्चा चाहिए। 8वीं पास करके आते हो तो आप प्लम्बर के लिए ट्राई कर सकते हो, शीट मेटल के लिए ट्राई कर सकते हो। उसके बाद वेल्डर और वायरमैन ट्रेड के लिए भी 8वीं पास बच्चों की मार्कशीट लग करके उसका एडमिशन हो सकता है। फिर भी समय समय पर अगर कोई DGT की नॉर्म्स बदलते हैं या डायरेक्टरेट की तरफ से बदलता है तो उसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद ये नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड्स हैं, इसके अंदर सीटें और नाम दे रखा है। इसमें ड्रेस मेकिंग के अंदर 8वीं क्लास के बच्चा एडमिशन ले सकता है। 12वां जो नंबर है फायर टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी मैनेजमेंट, इसके अंदर 10वीं पास चाहिए 10+2 स्कीम के अंतर्गत। उसकी हाइट 165 होनी चाहिए, वेट उसका 52 होना चाहिए, चेस्ट 81 होनी चाहिए और एक्सपेंडेड 85 होनी चाहिए जो फूलने पर बननी चाहिए। और एक रजिस्टर्ड MBBS डॉक्टर मस्ट बी सर्टिफाइड दैट द कैंडिडेट, यानी कि एक MBBS पास जो डॉक्टर था वो इसको वेरीफाई करेगा। इसके बाद हमारी फुटवेयर मेकर जो है हमारी 15वीं नंबर पे, उसके अंदर 8वीं क्लास चलेगी, 8वीं क्लास का बच्चा पास उसमें भर सकता है। उसके बाद लेदर गुड्स मेकर में 8वीं पास। उसके बाद स्विमिंग टेक्नोलॉजी में 8वीं पास,
सरफेस ऑर्नामेंटेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 8वीं पास, पैटर्न मेकर में 8वीं पास, ये सब, और ये बुक बाइंडर में 8वीं पास बच्चे भर सकते हैं। व्यवसाय के नाम, संशोधन, प्रशिक्षण अवधि, सिलेबस, शैक्षणिक योग्यता एवं प्रवेश स्थान डीजीटी की वेबसाइट पर उल्लेखित अनुसार है। डीजीटी के निर्देश प्राप्त होने पर उनमें परिवर्तन किया जा सकता है, जिसकी नवीनतम सूचना विभाग की वेबसाइट पर अपडेट की जाएगी। साथ ही डीजीटी की वेबसाइट www.dgt.gov.in और ncvtmis.gov.in पर एवं कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का अवलोकन भी जाकर के आप कर सकते हैं। इसके बाद ये एनेक्चर दे रखे हैं। पहला एनेक्चर है, ये फॉर्म है, सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय डिपेंडेंट ऑफ डिफेंस पर्सनल। जो एक्स सर्विसमैन वाले हैं बच्चे, वो इस फॉर्म को भर करके और साइन करा के और डिस्पैच करा के, जो सिग्नेचर डिस्पैच करा के, मोहर लगवा के और साइन करा कर जमा कराएंगे। यहाँ सील ऑफ ऑफिसर होनी चाहिए, साइन होना चाहिए, नाम होना चाहिए, और यहाँ पे इसका नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट और यूनिट नंबर भी होना चाहिए। ये चीज़ें मुख्य हैं। दूसरा एनेक्चर है हमारा, सर्टिफिकेट रिगार्डिंग शेड्यूल कास्ट, ट्राइब, नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी और एमबीसी के लिए है। दिस फॉर्म इज टू बी यूज्ड विद एप्लीकेशन फॉर्म इफ द सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी इज नॉट अवेलेबल। इस प्रारूप का उपयोग तभी किया जाए यदि सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र पूर्व से आवेदन के पास नहीं हो। तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें भरवानी है। साइन कराना चाहिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार के द्वारा, सील होनी चाहिए, डिस्पैच होना चाहिए, डेट होनी चाहिए और साइन होने चाहिए। अन्य पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रीमी लेयर के अभ्यर्थी है तो निर्धारण प्रमाण पत्र यदि 1 वर्ष से पुराना है तो निर्धारित प्रमाण पत्र के साथ एनेक्चर 3 में निर्धारित आय प्रमाण पत्र का प्रारूप प्रस्तुत करना होगा। ये परिशिष्ट 3 ये समझ में नहीं आ रहा क्या है, या वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं। और चौथे में है, नाम में उपनाम में अंतर होने और बाबत शपथ पत्र का प्रारूप। अगर आपके 10वीं की मार्कशीट या 8वीं की मार्कशीट में जो नाम है वो आपके अगर में परिवर्तन चाहते हैं या अंतर है तो आप इसको फॉर्म को भरेंगे, और इसमें भी आपको सत्यापित करके अपने खुद के साथ पता लिखना पड़ेगा और वहाँ पे जमा कराना पड़ेगा ITI में। इसके बाद ये गवर्नमेंट ITI की नाम और उसके वहाँ के फ़ोन नंबर हैं, जिस पे अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप फ़ोन कर सकते हो। ये साइट पे भी जाके देखा जा सकता है। यहाँ मैं आपको धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप इसके अंदर अपनी अगर ITI के बारे में जानना चाहते हो तो वो भी आप फ़ोन करके पता कर सकते हो। इसमें डिवीज़न वाइज दे रखा है, कोटा डिवीज़न, उदयपुर डिवीज़न, तो ये जो विवरण का हमारी गवर्नमेंट ITI प्राइवेट ITI के लिए एडमिशन किया है उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी डिटेल से चीज़ें बताई है, जो मेरे को नॉलेज है उस हिसाब पे। इसके बावजूद भी अगर आप और क्लियर करना चाहते हैं तो संबंधित ITI में जाके फ़ोन करके पता कर सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ जो सूचना दी गई है ये फाइनल नहीं है, आपको अंतिम सूचना प्राप्त करने के लिए जो है वो ITI से ही संपर्क कर लेना चाहिए, वही अथॉरिटी है क्लियर करने के लिए। ये केवल आपको रेफरेंस के लिए, आपको सूचना देने के लिए, विशेष बातें बताने के लिए वीडियो है। तो इस चीज़ को आप पूरा सही ना मान के और संबंधित ITI से पता कर सकते हैं या वेबसाइट पे जाकर के भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप इस पर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। एडमिशन इस समय शुरू हो रहे हैं 11 तारीख से। उसमें डेट की जो डेट शीट है उसके रिलेटेड भी मैं वीडियो बना के डाल चुका हूँ, उसको आप देखेंगे, क्योंकि डेट इसके अंदर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सारा काम ऑनलाइन होगा। अगर डेट निकल गई तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और 1-2 वीडियो और बनाऊँगा जिसके अंदर आपको विशेष चीज़ें क्या ध्यान रखनी है फॉर्म भरते समय आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।